हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे अपना सिविक्स का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी। बहुत आसान सा चैप्टर है, एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। एक बार ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, उसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये जो नोट्स है ना वो मैंने वहीं पर अपलोड किए हुए हैं। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और भी इंपॉर्टेंट स्टफ मैं वहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मुझे डीएम करो। आई विल सॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है भाई? पॉलिटिकल पार्टीज लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि साथ में आते हैं, इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, उसके हाथ में पार आती है और वो अपनी सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। सो दैट इज पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, अब आगे देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के क्या फंक्शंस होते हैं। एक तो सबसे पहला फंक्शन ये है, एक तो सबसे पहले ये इलेक्शंस कंटेस्ट कराते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो पार्टीज हैं वो अलग अलग पॉलिसीज बनाती हैं, प्रोग्राम्स बनाती हैं, और वोटर्स को जोन सी पार्टी सबसे अच्छी लगती है, जिस भी पार्टी के उनको प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं और उन्हें तो लगता है कि हाँ भाई इस पार्टी ने हमारे देश के लिए कुछ किया है, हमारे लिए कुछ किया है, तो वोटर्स जो है उन पार्टीज में से किसी एक पार्टी को चूज करती है। ठीक है, पार्टीज जो है वो बहुत सारे ओपिनियंस लिख लेते हैं एक लिस्ट पे कि हमारे समाज में क्या क्या दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों को वो सॉल्व करने पे लग जाती है, उनके लिए वो काम करने लग जाती है। जो मेजर दिक्कतें हैं उन पे वो ज्यादातर फोकस करती हैं और उन्हीं को वो ज्यादातर आगे लेके आती है उस मुद्दे को, एंड उसको वो सपोर्ट करते हैं। वोटर्स को वो चीज पसंद आती है। जिस भी वोटर को जोन सी पार्टी अच्छी लगेगी वो उसको वोट दे के आएगा। ठीक है, पार्टीज जो है वो डिसिसिव रोल प्ले करती हैं हमारी कंट्री के लिए, रोल प्ले लॉज बनाने के लिए। अब पॉलिटिकल पार्टीज हमारी कंट्री के लिए लॉज बनाती हैं, हमारी वेलफेयर के लिए कानून बनाती हैं। ठीक है, और उसमें काफी सारे डिसीजन होते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे ही लॉ बन जाए, बहुत सारे डिसीजन होते हैं। हम लोगों का भी डिसीजन होता है, पार्टीज भी डिसीजन लेती हैं, रूलिंग पार्टी भी, अपोजिशन पार्टी भी। ठीक है, पार्टीज बनती हैं, जो पार्टी जीतती है और उसके बाद वो अपनी सरकार चलाती हैं। ठीक है, दोज पार्टी जो कि इलेक्शंस में हार जाती हैं वो अपोजिशन पार्टी बन जाती हैं, और रूलिंग पार्टी के कारनामों पे, रूलिंग पार्टी के वर्क्स पे, जो जो फैसले वो ले रही है, जो जो लॉज बना रही है, उन सब पे वो नज़र रखते हैं। और अगर उन्हें कोई चीज़ सही नहीं लगती तो उसके लिए आवाज़ भी उठाते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ होती है। हमारे पास कितनी पार्टीज है? देखो, 3 पार्टी सिस्टम होते हैं। एक होता है वन पार्टी सिस्टम, जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी होती है, लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती है, और हर बार वो ही सत्ता में आती है, पावर में आती है। तो इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है चाइना का। चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। तो वन पार्टी सिस्टम वहां पे होता है। 2 पार्टी सिस्टम मतलब कि पार सिर्फ 2 मेन पार्टीज के बीच में होती है, कोई एक पार्टी पार में आती है दोनों में से। तो ये 2 पार्टी सिस्टम हो गया। उसके बाद मल्टी पार्टी सिस्टम का परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडिया। ठीक है, इंडिया में बहुत सारी पार्टीज होती हैं जो कि कॉन्टेस्ट करती है, इलेक्शंस काम करती हैं पब्लिक के लिए, पब्लिक का मन जीतती हैं, वोटर्स का मन जीतती हैं, कॉन्टेस्ट करवाती हैं इलेक्शंस, और उसके बाद जिस भी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो पार में आती है। ठीक है, सो इसमें ऐसा होता है कि जिस भी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो आती है गवर्नमेंट में। अगर मान लो किसी पार्टी को बहुत पास वोट मिले, मतलब जितने चाहिए थे वोट्स उससे उसके पास मिले हैं, तो वो क्या कर सकती है? वो पार्टी किसी और पार्टी से हैंडशेक करके या फिर उस पार्टी को मिक्स करके वो एक पार्टी जो है वो बन जाती है, और अपनी गवर्नमेंट बनाती है। इस पार्टी को, इस टाइप की गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? अलायंस गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है अलायंस विद अदर्स, मतलब वो मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ अलायंस की थी, अपनी वोट्स और अपनी सीट्स पूरी की थी, तब वो पार में आई थी, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंडिया में ही, जो कि इलेक्शंस को देखती है, उसकी देख रेख करती है, उसके रिलेटेड रूल्स बनाती है। हर पार्टी, जितनी भी हमारे देश में या फिर इंडिया में जितनी भी पार्टीज बनती है पॉलिटिकल पार्टी, उनको इलेक्शन कमीशन के द्वारा रजिस्टर करवाना पड़ता है। ठीक है, और इलेक्शन जो है वो हर पार्टी को इक्वली ट्रीट करता है, लेकिन जो बहुत नामी पार्टी हैं, जैसे कि हमारी कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, और बहुत सारी बीएसपी पार्टी है, और अलग अलग आम आदमी पार्टी है, जो जिनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, उनको वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और
दे आर गिवन अ यूनिक सिंबल एंड आर कॉल्ड, और उन पार्टीज को जो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी पार्टीज है हमारे इंडिया में, उनको वो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के नाम से जाना जाता है। अब दो टाइप की पार्टीज होती हैं, एक स्टेट पार्टी और एक नेशनल पार्टी। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स in an election to the legislative assembly of state or and wins at least 2 seats in the recognized state party। एक तो उसको टोटल वोट्स का 6% मिल जाए लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, स्टेट की, एंड अगर वो स्टेट पार्टी में 2 सीट्स जीत जाए तो वो स्टेट पार्टी कहलाती है। नेशनल पार्टी क्या होती है, जिसको लोकसभा इलेक्शंस में और असेंबली इलेक्शन जो कि 4 स्टेट्स में है, उसमें एटलीस्ट उसको 6% ऑफ टोटल वोट्स मिल जाए, एज वेल एज उसको 4 सीट मिल जाए लोकसभा में, तब वो नेशनल पार्टी कहलाती है। ठीक है, तो ये होता है बेसिक डिफरेंस। अब हम कुछ पार्टीज पढ़ लेते हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इसको हम पॉपुलरली कांग्रेस पार्टी कहते हैं। 1885 में फॉर्म हुई थी और सबसे ज़्यादा इसका बहुत बड़ा रोल है इंडियन पॉलिटिक्स में, और ये काफ़ी सालों तक, मतलब काफ़ी डिकेड्स तक इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद ये सत्ता में रही थी, पावर में रही थी। उसके बाद है भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम BJP कहते हैं। 1980 में आई थी, और बाय रिवाइविंग द ईस्ट वाइल भारतीय जनसंघ, सबसे पहले भारतीय जनसंघ थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या है, कि ये कल्चरल नेशनलिज्म रखे, मतलब देश के जितने भी लोग हैं, हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, वो सब नेशनलिज्म के उससे रहे, सब कंबाइंड रहें, सब एक दूसरे से लिंक्ड रहें। ठीक है, कोई भी किसी भी चीज़ से अलग ना हो, सब के सब एक समान है। तो इनका ये मेन मोटिव है कि कल्चरल नेशनलिज्म बना रहे। और दूसरा ये है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में जितना भी टेरिटोरियल या फिर पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है, वो जम्मू एंड कश्मीर का जो भी इंटीग्रेशन है उसको सब पास पास लेके आना चाहते हैं। ये इस पार्टी का मेन मकसद है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम BSP कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 1984 में फॉर्म हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। इन्होंने बहुजन समाज में जो जितने भी दलित्स हैं, आदिवासी है, OBC है एंड रीजनल माइनॉरिटी है, उनको ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उनको ये पार दिलाना चाहते हैं। ठीक है, और उनके लिए काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो आप कम्युनिस्ट का मतलब देखो कि कम्युनिस्ट का क्या मतलब है। ठीक है, सो कम्युनिस्ट का मतलब है the political system in which the state owns and controls all factories, farms, services, etc. and aims to treat everyone equally। कम्युनिस्ट का मतलब होता है कि एक जो भी हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, वो हर चीज़ कंट्रोल करे और हर जने को इक्वल रखे बिफोर द लॉ। तो ये होता है कम्युनिस्ट। ठीक है, बीइंग कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक है मार्क्सिस्ट, और एक पहले थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। सबसे पहले ये आई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि फॉर्म हुई थी 1925 में। और ये वाली जो CPI पार्टी थी, ये बिलीव्स करती थी मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म की आइडियोलॉजी को। मार्क्सिस्ट यानी कि कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को, और लेनिनिज्म यानी कि व्लादिमीर लेनिन, ये दोनों सोशलिस्ट थे। ठीक है, और ये दोनों की एक आइडियोलॉजी थी, एक थिंकिंग थी, किसकी, कम्युनिज्म की। ठीक है, कि हम जो है वो हर इंसान को इक्वली देखना चाहते हैं, कोई भी सुपीरियर नहीं है, कोई भी इन्फीरियर नहीं है। ठीक है, और ये बिलीव करती थी ये पार्टी CPI, एक तो कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन की आइडियोलॉजी को, साथ ही साथ सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी का मतलब तो आपको पता है, जिसमें जो लोग बाग होते हैं वो अपना नेता खुद चुनते हैं, अपना लीडर खुद चुनते हैं। और सेक्युलरिज्म क्या होता है, जिसमें ये बोला जाए कि सरकार पर, शिक्षा पर और किसी भी चीज़ पर किसी भी रिलीजन का दबाव या फिर रिलीजन का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो ये होता है सेक्युलरिज्म। ठीक है, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी, जिसके आगे मार्क्सिस्ट लग गया, मतलब CPI के बाद, और अब इसको बोलते हैं CPIM मार्क्सिस्ट। ठीक है, ये फाउंड हुई थी 1964 में। ये मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म की आइडियोलॉजी को बिलीव करती थी और सपोर्ट करती थी सोशलिज्म को। सोशलिज्म इन द सेंस कि हर जना सोसाइटी में एक है, सब मिलजुल के रहे, सोशलिज्म को। सेक्युलरिज्म मैंने आपको बता दिया कि समाज पर, शिक्षा पर, सरकार पर किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ को सपोर्ट करती थी। और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती थी। ठीक है, और ये अपोज करती थी इम्पेरियलिज्म को। इम्पेरियलिज्म क्या होता है भाई, कोई ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें
एक कंट्री जो है पावरफुल सी वो डोमिनेट करती है उन कंट्रीज को जो कि पावरफुल नहीं है। सो ये था इम्पीरियलिज्म के बारे में। और कम्युनलिज्म को फॉलो अपोज करती थी। कम्युनलिज्म क्या होता है, जब कोई एक रिलीजन जो है वो हावी हो जाता है दूसरे रिलीजन पे। इस तरीके से वो इन दोनों चीजों को अपोज करती थी CPIM। ठीक है, नेक्स्ट पार्टी इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCM। ये 1999 में फॉर्म हुई थी जब कांग्रेस पार्टी जो है वो स्प्लिट हो गई थी। एक्सेप्ट करती है डेमोक्रेसी, गांधी एंड सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। इसमें फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। जैसे कि सबसे पहले नेशनल, उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद फिर लोकल गवर्नमेंट। इस तरीके से जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होता है उसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। सोशल जस्टिस मतलब सभी को न्याय मिले, इक्वालिटी, यहाँ पर इक्वालिटी मिले सबको। सेक्युलरिज्म मैंने आपको पीछे बता ही दिया। ठीक है, सो इन सब चीज़ों को ये कांग्रेस NCP एक्सेप्ट करती है। स्टेट पार्टीज मैंने आपको बता दिया। जिस भी अदर देन ये जो 6 पार्टी मैंने आपको बताया था, इनके बाद आती है स्टेट पार्टीज। ठीक है, और स्टेट पार्टीज जो एक पर्टिकुलर स्टेट में रूल करती है। ओके, अब क्या चैलेंजेस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, ये भी देख लेते हैं। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज के खुद के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होती। जो मतलब टॉप लीडर होते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी का, वो ही ज़्यादातर रूल करता है। जो नीचे होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लोअर मेंबर्स, उनको कभी चांस नहीं दिया जाता कि वो इस पॉलिटिकल पार्टी को संभालें। या फिर मान लो इस पॉलिटिकल पार्टी का जो नेता होता है, लीडर होता है, उसका ही बेटा या फिर उसका ही कोई रिश्तेदार उसका उस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बने, नीचे वाले मेंबर्स को नहीं मिलता चांस। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है। चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन है। मतलब डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब कि पार्टी को उसके आगे की जनरेशन जो है वो संभालती जाए। सो इसमें ये बड़ा चैलेंज है, और किसी को पार्टी ना मिले, इस तरीके से होता है। ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। मतलब जिस भी पार्टी में जो भी सबसे ज़्यादा दमदार इंसान होगा, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, जिसके पास मसल पावर होगी, वो ही सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी को हैंडल करेगा, वही नेता बनेगा। इसमें ये भी चीज़ है। और मीनिंगफुल चॉइस, ये कुछ ऐसे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं। ठीक है, अब कैसे हम पॉलिटिकल पार्टीज को सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ ऐसे एफर्ट्स और सजेशंस दिए हुए हैं इंडिया में। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए कि जितने भी इलेक्टेड MLAs और MPs हैं, उनको चेंज पार्टी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है जिसमें जो इलेक्टेड MLAs और MPs हैं वो पार्टी चेंज नहीं कर सकते, उनको प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, और अगर मान लो उन्होंने पार्टी चेंज कर भी ली, तब वो अपनी पोजीशन को खो देंगे। ठीक है, फ्रॉम द पार्लियामेंट और समथिंग। ठीक है, न्यू लॉ स्टेट्स दैट अगर किसी MLA और MP ने पार्टी को चेंज करी, तो उसको लेजिस्लेचर में उसकी जो सीट होगी वो खो देगा। ठीक है, और देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि मनी का और क्रिमिनल्स का रोल जो है वो नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने एक ऑर्डर को पास किया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को होल्ड करने होंगे ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस, और इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करना होगा। मतलब टैक्स भी देना होगा, साथ ही साथ जो आपकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर भी इलेक्शंस होने चाहिए कि कौन सा इंसान लोअर डिपार्टमेंट में रहेगा, कौन सा मिडिल डिपार्टमेंट में, और कौन सा टॉप लेवल मैनेजमेंट में रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे, नीचे वाले लोगों का कोई रोल नहीं है। ठीक है, सम सजेशंस टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। अब कुछ ऐसे सजेशंस भी है जिससे हम पॉलिटिकल पार्टीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एक ऐसा लॉ बनना चाहिए ताकि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जितने भी लॉज हैं वो अच्छे से रेगुलेट हो पाए, उनके इंटरनल अफेयर्स अंदर ही अंदर डेमोक्रेसी हो। ठीक है, तो ऐसा लॉ बनना चाहिए। टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स। वुमेन कैंडिडेट भी 1/3 ऑफ टिकट्स उनको मिलना चाहिए, कि मतलब अगर 30 सीट है तो उसमें से उसका 1/3 यानी कि 30 में से 10 सीट्स तो वुमेन को मिलनी ही चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। मतलब स्टेट्स को भी पॉलिटिकल पार्टीज को फंड देना चाहिए, पैसा देना चाहिए, ताकि वो इलेक्शन अच्छे से करवा पाए। सो इस तरीके से ये कुछ सुधार है, कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए गए हैं जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज और इम्प्रूव कर सकती हैं। तो आई होप आपको ये मेरी जो एक्सप्लेनेशन है एंड जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।